एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आ रहा है। बहुत सुर्खियों में है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस आईपीओ से बहुत नाराज है क्योंकि अनलिस्टेड स्पेस में इसका प्राइस इस महीने चल रहा था और 1200 के भी ऊपर, और आईपीओ में प्राइस डिसाइड हुआ है 740। यानी अनलिस्टेड शेयर्स में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं हायर रिटर्न्स की चाह में, उनको होने वाला है लॉस। बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन भी रहा तो ब्रेक इवन होगा, लेकिन जब आप अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, कई कई साल लिक्विडिटी नहीं रहती, बैठे रहते हो, अनरेगुलेटेड प्लेयर से खरीदते हो, रिस्क ले, तो आपकी उम्मीदें बहुत ऊपर हो जाती हैं। तो अब इस आईपीओ का क्या करें? ये आईपीओ अभी क्यों आ रहा है? आपने पहले से लिया हुआ है तो आपको क्या करना है, और इसके जैसे और अनलिस्टेड स्टॉक्स अगर आपने लिए हुए हैं तो आपको क्या करना है। शुरू करते हैं। दिस इज प्रांजल कामरा विथ फिनोलॉजी, द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। देखो, सबसे पहला सवाल आपको जब बिजनेस को फंडामेंटली समझना है तो वो ये कि एचडीएफसी बैंक की ये सब्सिडरी है, 94% का स्टेक है। एचडीएफसी बैंक को पैसा मिलता सस्ते में, क्योंकि करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में उसको कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, फिर वो आगे उसे लोन के रूप में दे सकता है। तो ये एक और एनबीएफसी क्यों, जिसका काम ही लोन देना है। दो दो एंटिटीज से ये बिजनेस होता क्यों है? तो देखो, एचडीबी फाइनेंशियल ना एक एनबीएफसी है, एचडीएफसी बैंक है। अब इससे ना एक मेजर फर्क आ जाता है। देखो, अगर आप बैंक हो ना तो आपको एक की एडवांटेज है कि आपका जो फंड एक्विजिशन कॉस्ट है ना वो बहुत लो रहता है, क्योंकि करंट अकाउंट में आपको कुछ पैसा नहीं देना, सेविंग्स अकाउंट में बहुत कम पैसा देना है, तो आपको फंड सस्ते में मिल जाते हैं। लेकिन एक डाउनसाइड भी है, एसएलआर और सीआरआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और कैश रिजर्व रेशो। बेसिकली इसको हम ये समझते हैं, ये दोनों मिला के ना कुछ 22-23% है आजकल। ये वो पैसा है जिसको बैंक आगे लोन्स के रूप में फॉरवर्ड नहीं कर सकता, पब्लिक को लोन नहीं दे सकता। यानी अगर बैंक को 100 रुपए मिल रहे हैं तो उस पर 22 रुपीज को वो लोन के रूप में आगे नहीं दे सकता। और पैसा जो उसने पब्लिक से लिया है, अगर वो सेविंग्स अकाउंट में लिया है, एफडी में लिया है, तो उसको इंटरेस्ट तो देना ही है। लेकिन आगे वो लोन पे देके पैसा कमा नहीं पा रहा, तो उसको पूरा पैसा बाकी बचे हुए 77-78% पैसे से ही कमाना है। तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। ये प्रॉब्लम ना एनबीएफसीज में नहीं है, इसीलिए हर बैंक या तो एक एनबीएफसी फ्रंट रखता है या एटलीस्ट रखना चाहता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम वहां नहीं है। वहां आपको 100 रुपए मिले, आप उसमें से लगभग पूरे पब्लिक को दे दो और पूरे 100 रुपए पे पैसा कमाओ। तो ये डिफरेंशिएशन है बिटवीन एचडीएफसी एंड एचडीबी फाइनेंशियल। ये एचडीबी फाइनेंशियल का एडवांटेज है। एक प्रॉब्लम बैंक्स को और होता है, इनको ना आरबीआई मैंडेट है कि 40% लेंडिंग जो ये लोन्स दे रहे हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर को करने। एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, कुछ और क्राइटेरिया है। और इन सेक्टर्स पे कई बार ऐसा होता है कि इनका जो रेट ऑफ रिटर्न है ना वो कम हो जाता है। इनको लोन कई बार बैंक्स देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम क्यों इतना स्प्रेड करें, गांव में ब्रांच खोलें, हमारी कॉस्ट बढ़ती है, हम तो प्रॉफिटेबल अर्बन बैंक बन के रहना चाहते हैं। तो हर बार जब कोई बैंक टियर 4 या रूरल सेक्टर्स में एक्सपांड करना चाहता है, वो कहता है उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। हालांकि एट अ नेशनल लेवल ये अच्छी चीज है, ये होना चाहिए, एक्सेस टू गुड अफोर्डेबल क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन प्योरली एज अ कैपिटलिस्ट, एज अ शेयर होल्डर, ये बैंक के लिए कई बार उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता। ये प्रॉब्लम अगेन एनबीएफसी को नहीं है, उन पे ये आरबीआई मैंडेट अप्लाई नहीं होता। तो पहला, वो ज्यादा पैसा लेंड कर सकते हैं। दूसरा, फ्रीडम ज्यादा है, वो जैसे चाहे जो उनको प्रॉफिटेबल लगता है, एक सेगमेंट पे फोकस करना चाहते हैं, ये सब वो कर सकते हैं। तो बिजनेस ज्यादा डायनामिक, ज्यादा एजाइल हो जाता है। अब प्रॉब्लम हुआ क्या, जो अनलिस्टेड इन्वेस्टर्स हैं वो नाराज क्यों हैं? क्योंकि हम गैम्बलिंग करते रहते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट में। कोई हमको कुछ भी बोले, जो चीज ना थोड़ी छुपी हुई है, अनरेगुलेटेड है, वो हमको हमेशा पता नहीं क्यों ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है और फिर हम लॉस खाते हैं। बहुत गुस्सा आता है मुझे, कितना भी समझाओ समझते नहीं है आसानी से। थोड़े दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था कि मैं क्यों लॉस मेकिंग कंपनियों से, प्री आईपीओ स्टार्टअप से, प्री आईपीओ कंपनियों से दूर रहता हूं, इन डिटेल लॉजिक। प्लीज देख लेना, आगे ऐसा धोखा खाने से बचोगे। अगर आप आज भी और अनलिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, प्लीज मत करना। कुछ भी हाइप होता रहता है, कुछ भी वैल्यूएशन पहुंच जाता है। मैं आपको कुछ कंपैरिजन दिखाता हूं। मैं ग्रोथ की बात करूं, बजाज फाइनेंस बेटर है, डेटा आपके सामने है। मैं एनपीए की बात करूं, बजाज फाइनेंस बेटर है, डेटा आपके सामने है। मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, बजाज फाइनेंस बेटर है, डेटा अगेन आपके सामने है। लेकिन अगर मैं प्री आईपीओ पीक जो वैल्यूएशन था 1250 के आसपास, उस वैल्यूएशन को अगर मैं कंपेयर करूं बजाज फाइनेंस के वैल्यूएशन से,
जो बजाज फाइनेंस कंपनी हर मायने में, एवरी फंडामेंटल में एचडीबी से बेटर है, एचडीबी फाइनेंस जबरदस्ती एक दूसरे पे डंप करते करते उसका वैल्यूएशन, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बजाज फाइनेंस से भी ऊपर था। यानी अनलिस्टेड मार्केट में बजाज फाइनेंस से ज्यादा प्रीमियम कंपनी और बेटर कंपनी समझा जा रहा था एचडीबी को, लेकिन फंडामेंटल्स इसको सपोर्ट नहीं करते। तो ये करेक्शन जो है ना, वो तो होना ही था, ये एचडीबी भी समझता है, इसीलिए उन्होंने इसको ऐसा प्राइस किया। क्योंकि जिस दिन एचडीबी का आईपीओ अनाउंस होता और अगर वो 1250 या 1500 पे ले आते इससे कैसे भाव पे, तो तुरंत जो स्मार्ट मनी है, जो मैच्योर मार्केट है, वो ये कंपेयर करता इन दोनों कंपनियों को और कहता कि एचडीबी फाइनेंस इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। इसीलिए बजाज का प्राइस टू बुक वैल्यू 5.8 है और एचडीबी वीकर फंडामेंटल्स के कारण अपना आईपीओ 3.3 प्राइस टू बुक वैल्यू पे ला रहा है, यानी सब्सटैंशियल डिस्काउंट पे ला रहा है वैल्यूएशन वाइज टू बजाज फाइनेंस, जो वो डिजर्व करता है ड्यू टू इट्स इंफीरियर बिजनेस क्वालिटी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये खराब कंपनी है और प्लीज इससे सबको दूर रहना है, डूबने वाली है, नहीं। इट्स अ गुड कंपनी, लेकिन आपने उसको गलत प्राइस दिया, कुछ भी प्राइस दिया लालच में, अनरेगुलेटेड मार्केट में जाके। 5,000 अच्छी कंपनियां अवेलेबल है ना रेगुलेटेड मार्केट में, तो वहीं रहो ना, लॉस क्यों करना है? मेहनत का पैसा है आपका यार, अपनी मेहनत का पैसा गवा देते हो हर बार, अलग अलग तरीके से धोखे खाते हो, क्यों? कितना समझाऊं मैं? एंड सच में मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं उन लोगों से जो इस तरह की हरकत करते हैं। कई सालों से एनएससी का अनलिस्टेड शेयर खूब मार्केट में गर्म रहता है, चेन्नई सुपर किंग्स और भी कई कंपनियां। 5-6 साल से तो इन कंपनियों के बारे में मैं सुन रहा हूं कि आने वाला है आईपीओ, आने वाला है। तो पहले तो आप स्टक रहते हो और बस कागजी वैल्यूएशन देख के खुश रहते हो, जब आईपीओ आएगा ना वो वैल्यूएशन आपको मिलेगा भी नहीं। क्यों कर रहे हो ऐसा? प्लीज स्टिक टू वो कंपनियां जो ऑलरेडी मार्केट में हैं। 5,000 से ज्यादा कंपनियां ऑलरेडी हैं, इसकी खुद की पेरेंट एचडीएफसी भी ऑलरेडी मार्केट में है, सालों का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। आपके साथ ऐसा धोखा नहीं होगा। मार्केट में जो प्राइस है ना, आपको वो रियल प्राइस पे आप खरीद सकते हो, कोई आपको 40% ज्यादा पे वो दे नहीं देगा, आपको चूना नहीं लगेगा। लिस्टेड कंपनियों में ही रही है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो, आपको बहुत सारी कंपनियां समझ में नहीं आ रहा है, देन फिनोलॉजी 30 इज राइट फॉर यू। यहां हमने 5,000 में से जो हमें लगता है 30 बेस्ट स्टॉक्स हैं फॉर लॉन्ग टर्म, रातों रात अमीर बनाने के लिए नहीं, वैसे 30 स्टॉक्स हमने आपके लिए पिक किए हैं। हर 12 दिन में एक नया स्टॉक आएगा, ताकि साल भर में आपका एक डाइवर्सिफाइड, बैलेंस्ड, अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बन सके। F30 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। इस आईपीओ का क्या करना है अगर आपने अप्लाई नहीं किया है? शुड यू अप्लाई? नहीं। ये आईपीओ या कोई भी आईपीओ क्यों अप्लाई करना है? मार्केट में आएगा ना, मार्केट में ही रहेगा। मार्केट को वैल्यू करने दो। कोई आपको चिपका दे कोई आईपीओ और आप ले लोगे क्योंकि हाइप बहुत है। मैं आगे बता रहा हूं आपको, इस आईपीओ की हाइप बहुत होने वाली है, बहुत इन्फ्लुएंसर्स बिकेंगे, बहुत मीडिया बहुत कुछ बोलेगा इसके बारे में, हर जगह बहुत शोर होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद उन्हें पैसा दिया जा रहा है, शायद ये पीआर बजट है। फंसना मत, मार्केटिंग ब्लिट्ज में बह मत जाना। मार्केट में इसको आने दो, तब अगर आपको मेरिट पे अच्छा लगे तो ले लेना, या ये सबसे दूर रहना है। लेट अस हेल्प, फिनोलॉजी 30, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर ये वीडियो आपको ट्रूथफुल, ऑनेस्ट लगा हो, अगर इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो, तो इस वीडियो को प्लीज अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो हमेशा इस तरह की चीजों में फंसते हैं, और उनका पैसा बचा लेना। सबकी मेहनत का पैसा है। और अगर इस तरह की आपको अनबायस्ड, ऑनेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। बाय बाय।